हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स न्यूज़। और इन करंट अफेयर्स न्यूज़ को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। 2022 में जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ जितने आर्थिक मुद्दे हुए हैं एक साल के अंदर उनको सभी को डिस्कस किया जाएगा। और एक वीडियो हमारा होगा इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट स्थल हैं, कहीं का नाम चेंज हुआ है, जो भी निधन हुए हैं इम्पॉर्टेंट, और कोई भी ऑपरेशन, अब कोई भी अभियान चलाया गया, कोई सम्मेलन हुआ है, महत्वपूर्ण बैठकें, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं करंट न्यूज़ में, और इसी के साथ साथ जितनी भी नई बुक्स पब्लिश हुई हैं उनके बारे में, जितने भी नए पुरस्कार दिए गए हैं, जो भी सम्मान प्रोवाइड किए गए हैं उनके बारे में, और जो भी स्पोर्ट्स के फील्ड में जितने भी चेंजमेंट हुए हैं, जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ हैं स्पोर्ट की, वो हम कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो बेस्ड है नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज़ पर। तो आइए कवर करते हैं। इसमें पहली हमारी न्यूज़ है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। आपने सुना होगा मार्च 2022 में जापान के प्रधानमंत्री भारत यात्रा करने वाले थे। तो उनकी यात्रा में क्या क्या नया हुआ, आइए जानते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 19-20 मार्च 2022 को भारत की यात्रा की। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। देखिए, जब कोई भी प्रधानमंत्री या देश का संचालक किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो वो कई सारे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे तो उन्होंने कई सारे पक्षों पर वार्ता की होगी। तो उनमें से कौन-कौन से मुद्दे ऐसे थे जिन पर कुछ समझौते भी हुए होंगे? तो उनमें से कौन-कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको हमें जानना ज़रूरी है, आइए समझते हैं। यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता का मतलब हुआ कि दोनों तरफ से डील हुई है। और कौन-कौन से समझौते हुए हैं यहाँ पर देखिएगा, साइबर सुरक्षा, कनेक्टिविटी, जल आपूर्ति एवं सीवेज, बागवानी, स्वास्थ्य और जैव विविधता के क्षेत्र में 7 ऋण करार किए गए। और समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते के अनुच्छेद 13 के अनुसार अनुच्छेद 7 में संशोधन, विकेंद्रीकरण, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन, भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भागीदारी रोड मैप और सतत शहरी विकास सहयोग आदि। ये ऐसे समझौते थे जिनमें दोनों ही देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत और जापान ने मिलकर के समझौते किए हैं। ये रिजल्ट हुआ जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा कि भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क। हमारे भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क बनाया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाले महिला औद्योगिक पार्क को हैदराबाद में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कौन सा पार्क महिलाओं के लिए जो पूर्ण स्वामित्व वाला पार्क है कहाँ पर खोला गया, या हैदराबाद में खोला गया तो वो कब खोला गया, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। पार्क जिसे फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार के सहयोग से FLO में 25 महिला इकाइयाँ शामिल हैं जो हरित श्रेणी के 16 विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये सभी पूरी तरीके से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में है। इस पार्क की खास बात यही है कि ये पूरी तरीके से महिलाओं का पूर्ण स्वामित्व इसमें होगा। और फिर हमारी अगली न्यूज़ बनी है रेलगाड़ियों को लेकर के। रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया, आइए जानते हैं। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब क्या है ये कवच प्रणाली, आइए समझते हैं आगे। पहले इसकी न्यूज़ सुनते हैं। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में बैठकर इस सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया। ये परीक्षण सिकंदराबाद में किया गया, जहां रेल मंत्री संत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर गुल्लागुड़ा रेलवे स्टेशन से आने वाली ट्रेन पर सवार थे। दूसरी ओर चीटीगुड़ा रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाली ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी सवार थे। इस दौरान दोनों रेल इंजन एक दूसरे के सामने टकराने से पहले कवच प्रणाली के कारण रुक गए। अब ऐसा क्या होता है इस कवच प्रणाली में कि दोनों
इंजन जो है टकराने से पहले रुक गए। पहले तो कवच प्रणाली का मतलब समझिए। ये एक तरीके का ऐसा मिशन है जो ज़ीरो एक्सीडेंट मिशन के अंतर्गत आता है, यानी कि जितने भी रेलवे दुर्घटनाएँ होती हैं, उनसे बचाने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया है। भारतीय रेलवे ने जो चलती हुई ट्रेनें हैं, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली तैयार की है, एटीपी जिसे हम कहते हैं, और इसका नाम दिया है कवच। इसमें क्या होता है कि अगर 2 ट्रेन स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो उनमें अपने आप ही ब्रेक लग जाता है, और इसके अलावा जब ट्रेन फाटक के पास पहुंचती है, तो अपने आप उसमें जो है हॉर्न भी बज जाता है। और ये ऐसी सुरक्षाएँ हैं कुछ जो ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें किया गया है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की जाएगी। फिर अगला हमारा टॉपिक है, पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ मेट्रो रेल का उद्घाटन। पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ-साथ क्या हुआ है, मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे, महाराष्ट्र में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का 6 मार्च 2022 को अनावरण किया, और यह मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। इसी के साथ उन्होंने पुणे में 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर के विस्तार का भी शुभारंभ किया। पुणे मेट्रो भारत में पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए। कौन सा? एक तो पहला कि नरेंद्र मोदी ने पुणे में, महाराष्ट्र में जो हमारे महान योद्धा हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। कब किया? 6 मार्च 2022 को। और अगर कहा जाए कि यह मूर्ति कितने किलोग्राम की है, तो ये मूर्ति जो है 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी हुई है, 9.5 फीट ऊंची है। इसी के साथ उन्होंने पुणे में 11,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना का भी शुभारंभ किया। फिर अगला टॉपिक है, 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण किया गया। रामानुजाचार्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, और इनकी जो प्रतिमा है उसको इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है और इसका लोकार्पण किया गया। आइए जानते हैं कहाँ पर हुआ है ये। 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई है। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर स्थापित की गई है इनकी प्रतिमा, तो हम ध्यान रखेंगे तेलंगाना के हैदराबाद में। अब किससे बनी हुई है? पंच धातुओं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक व टाइटेनियम के मिश्रण से बनी हुई 216 फीट ऊंची यह प्रतिमा बैठी प्रतिमा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है वो बैठी हुई प्रतिमा है, और ये काउंट की जाएगी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बैठी हुई प्रतिमा के रूप में। और यह 54 फीट ऊंचे आधार पर भवन पर स्थित है जिसका नाम भद्र देवी है। इसे क्या नाम दिया गया है? इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट यहाँ पर। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को किया। फिर हम बात करते हैं कि इसका प्रोजेक्ट कहाँ तक है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का पूरा प्रोजेक्ट लगभग 45 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी कुल लागत 1,000 करोड़ रुपए बताई गई है, और ये पूरी परियोजना दान के पैसों से पूरी की गई है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप लोग जान लीजिए। और फिर इसमें दिया है कि 11वीं सदी के दार्शनिक संत रामानुजाचार्य एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब जब रामानुजाचार्य जी की बात हुई है तो उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। 11वीं सदी के जो दार्शनिक संत रामानुजाचार्य जी हैं वो एक समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने देश भर में घूम कर जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको समाप्त करने और समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया और भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। इसी कारण इनकी जो मूर्ति है उसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा है? तो याद रखेंगे जो 11वीं सदी के संत थे श्री रामानुजाचार्य, उनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है।
देन नेक्स्ट इज़ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। ये कब हुआ है आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोबर्धन यानी कि बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। इसकी विशेषता क्या है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है और इसमें लागत कितनी लगी है, 150 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। देखिए ऐसे जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं इनमें आजकल क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके यूजेस के नए नए तरीके निकालने से हमें फ़ायदा होगा। और ये भी इसी पर बेस्ड है कि जो गोवर्धन प्लांट है ये वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। यानी कि हम कचरे से धन बनाएंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे हम कुछ इनोवेटिव करें। तो इस बायो सीएनजी प्लांट में ऐसा ही किया जा रहा है। गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों और खेत से निकलने वाला कचरा गोबर धन कहा गया। इसको क्या नाम दिया गया है, गोबर धन। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे क्या होगा, कुछ इनोवेटिव तरीके से उसमें यूज़फुल चीज़ें बनाई जाएंगी। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में देश भर में 75 बड़े नगर निकायों में इसी तरह के गोबर्धन बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने का काम चल रहा है। इस अभियान से भारत के शहरों को स्वच्छ प्रदूषण मुक्त ऊर्जा बनाने में मदद मिलेगी। इसमें क्या होगा कि पहली चीज़ तो जो वेस्टेज है उसका यूज हो जाएगा और दूसरी बात ये कि जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं विभिन्न तरीक़ों से, उसमें किसी में कार्बन का उत्सर्जन, किसी में कुछ कोई प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कतें होती रहती हैं। सोलर एनर्जी सबसे सही मानी जाती है और इसी के साथ साथ हम वेस्टेज से अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब ये स्थापित कहाँ पर किया गया है? इंदौर में ये सीएनजी प्लांट देव गुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्थापित किया गया है। 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला इस सीएनजी प्लांट में प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी। इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार होगी। तो ये सारी डिटेल थी एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट के उद्घाटन से संबंधित। तो आई होप आपको ये न्यूज़ भूलेगी नहीं अब, क्योंकि इसके बारे में आपने डिटेलिंग भी पढ़ ली है। केवल आप एक लाइन में पढ़ते तो भूलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोग इसमें ऐसे पढ़ेंगे कि आप उसकी एक बार डिटेल्स पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी कि हाँ इसमें वेस्टेज से ऐसे ऐसे हुआ था। तो अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो आप इसको कवर कर लेंगे। फिर अगला हमारा है भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। आइए जानते हैं इसमें क्या खास बातें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच 18 फरवरी 2022 को वर्चुअल शिखर बैठक हुई। वर्चुअल बैठक कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कई बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं और इसी के साथ साथ एक नया मामला भी सामने आया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मैरिज भी अलाउ की गई है कोर्ट के द्वारा। एक तमिलनाडु की कोई महिला है जिनकी मैरिज होनी थी भारतीय मूल के ही अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति से। तो जब वो शादी के लिए यहाँ पर वापस आता है तो यहाँ कोर्ट से अनुमति नहीं मिलती, किसी बेस पर उसकी शादी डिले हो जाती है और वो व्यक्ति वापस चला जाता है। अब उन दोनों को मैरिज की अनुमति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मिल गई है। तो ऐसे न्यूज़ निकल के इसमें आती हैं। ऐसी भी कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ असामान्य सी घटनाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं जैसे कि विश्व स्तर पर जो बैठकें होती हैं उनमें कई सारे महत्वपूर्ण डिसीज़न भी वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू लिए जाते हैं। कई बड़ी-बड़ी डील्स होती हैं और इसी के साथ-साथ अरबों-खरबों का लेन-देन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि भारत और यूएई के बीच जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ उसमें क्या-क्या हुआ। इस अवसर पर एक संयुक्त दृष्टिपत्र जारी किया गया जिसका टॉपिक क्या था? भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक सामरिक साझेदारी में प्रगति, नए मोर्चे, नया मील का पत्थर, एडवांसिंग द इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स, न्यू माइलस्टोन्स। ये था इसका टॉपिक।
ये जो शिखर सम्मेलन हुआ इसमें जो मुख्य समझौते किए गए उनमें मेन था एक CEPA का, जिसमें साइन किए गए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जिसमें साइन किए गए। और इसमें ये भी कहा गया कि जो व्यापार होगा, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, उसमें $60 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक किया जाएगा। तो CEPA के आगामी 5 वर्षों में जो दोनों तरफ से व्यापार होता है उसमें $60 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक इसको पहुँचाया जाएगा। और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि जलवायु कार्यवाही और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं उनके बारे में, और कौशल और शिक्षा के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में, और इसके साथ साथ जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्वास्थ्य की देखभाल और डिफेंस के भी बारे में इसमें चर्चा की गई। इनोवेशन को बढ़ावा देना मेन मुद्दा था। तो ये था भारत और UAE के बीच जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ उसके बारे में। आइए आगे जानते हैं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला कौन सा देश बना है पहला। तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना है? फिलीपींस। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को लेकर भारत से $37.5 करोड़ यानी कि 2,812 करोड़ रुपए का समझौता कब किया था? 28 जनवरी 2022 को किया है। और कौन सा देश खरीद रहा है? फिलीपींस खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। इस समय ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया के CEO अतुल डी राणे हैं और डिप्टी CEO संजीव जोशी, ले कर्नल R नेगी और प्रवीण पाठक, ये सभी इसमें उपस्थित थे। अभी तक भारत को शस्त्रों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब फिलीपींस की नौसेना के लिए भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचेगा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए भारत के पास आने वाला ये पहला विदेशी ऑर्डर है। अभी तक हम क्या करते थे? चीज़ों को आयात करते थे, जितनी भी जो शस्त्र हैं उनको हम दूसरे देशों से लेते थे। अब क्या कर रहे हैं? हम ब्रह्मोस को भेज रहे हैं फिलीपींस को। तो फिलीपींस हमारे देश से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है। तो ये एक पहली घटना है इसलिए, और जो भी पहली घटना होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो फिलीपींस एक ऐसा देश बना है जो पहला देश है कि भारत से ये ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है। भारत से मिसाइल के तट पर आधारित जहाज रोधी संस्करण की खरीद का समझौता हुआ है। समझौते में 3 बैटरियों की आपूर्ति, ऑपरेटरों और अनुरक्षकों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक एकीकृत लॉजिस्टिक समर्थन पैकेज शामिल है। देखिए, जब कहीं से कोई चीज़ ली जाती है तो उसकी प्रॉपर डीलिंग होती है, जिसमें ये भी बताया जाता है कि आपको इसके साथ साथ और क्या मिलेगा। जैसे अगर आप किसी भी शस्त्र को दूसरे देश में दे रहे हैं तो उसको ऑपरेट करने का सिस्टम, जो भी लोग हैं और जो भी उसके प्रशिक्षण देने वाले हैं, और साथ में उसके साथ लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, उन सभी के लिए भी डीलिंग होती है। तो ये सारा कुछ यहाँ फिलीपींस के साथ में हुआ है। फिर अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनी है उत्तराखंड से। उत्तराखंड जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ पर क्या हुआ है आइए समझते हैं। उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स तो कवर होता ही है, साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, सो बेटर देन। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। न्यूज़ क्या है? इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जब किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पर या तो कोई ऐसी प्रजातियाँ होंगी, चाहे पौधों की या कोई ऐसे जीव जंतुओं की प्रजातियाँ जो कि दुर्लभ होंगी, जिनकी रक्षा करना आवश्यक है। तो ऐसे क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि मानव गतिविधियाँ वहाँ पर रुक सकें। तो आइए समझते हैं यहाँ पर क्या है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना दिसंबर 2021 में जारी की थी। अब यहाँ की खास बात ये है कि ये इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड का पहला ऐसा इको सेंसिटिव जोन बनाया गया जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये वन्यजीव अभयारण्य जो है 600 मीटर से 7000 मीटर की ऊंचाई तक फैला है, और ये मेनली जो काली नदी है और उसकी सहायक जल संभर क्षेत्र में स्थित है। इसमें है क्या क्या? अस्कोट वन्यजीव विहार में पौधों की 2600 प्रजातियाँ, पक्षियों की 250 प्रजातियाँ और स्तनधारियों की 37 प्रजातियाँ हैं।
इसमें जो वन्यजीव हैं जितने भी, उनमें से जैसे कस्तूरी हिरण हो गया, हिमालयन थार है, ब्लू भेड़ है और काला हिमालयन काला भालू भी आता है, तेंदुआ है, ये सब शामिल हैं। और इसी के साथ साथ लंगूर, मोनाज़, चीर फिजेंट का नाम सुना होगा, वो ये सब इसमें आते हैं, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में शामिल हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ की ख़ास है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की, वो ये है कि इसको हम लोग इसका सेकंड नाम जो है कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य भी इसको हम कहते हैं। क्या नाम है? कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य या फिर अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, दोनों एक ही बात है। मस्क डियर पार्क क्या कहते, ये क्या है हमारा? मस्क डियर पार्क भी इसका दूसरा नाम है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य का। इसके आगे हम बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। ये क्या है? कोजुवेली तमिलनाडु का नया पक्षी अभयारण्य घोषित। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कोजुवेली तमिलनाडु का नया पक्षी अभयारण्य घोषित। अब करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का जो रिसेंटली नया पक्षी अभयारण्य बनाया गया है दिसंबर 2021 में, उसका नाम क्या है? या फिर कोजुवेली कहाँ का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु का। तो ये सभी फैक्ट्स हमको मालूम होने चाहिए। आइए पढ़ते हैं कोजुवेली पक्षी अभयारण्य के बारे में। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित कोजुवेली आर्द्रभूमि को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के द्वारा दिसंबर 2021 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। अब इसे क्या कहा जाएगा? कोजुवेली पक्षी अभयारण्य कहा जाएगा। कौन सा एक्ट इसके लिए जिम्मेदार होता है अगर कोई अभयारण्य बनता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 8 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा उक्त क्षेत्र को कोजुवेली वेटलैंड्स पक्षी अभयारण्य के रूप में गठित करने की घोषणा की गई है। यह अभयारण्य वन्नूर और मरक्कनम तालुके में लगभग 51 से 51 हेक्टेयर भूमि में विस्तृत है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या ज़रूरत है इसे पक्षी अभयारण्य डिक्लेयर करने की? जैसे कि जब हम कोई पक्षी अभयारण्य डिक्लेयर करते हैं तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि वहाँ पर जो जीव जंतु होंगे या जो आर्द्रभूमि होगी उसका बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा। क्योंकि ये जो नाम दिए जाते हैं नेशनल पार्क और पक्षी अभयारण्य, या अगर कोई टाइगर रिज़र्व है, कोई एलिफेंट रिज़र्व है, तो इनमें क्या होता है कि ऐसे जीव जंतुओं का, पौधों का, भूमियों का बेहतर संरक्षण हो पाता है। और ऐसे एरिया जो होते हैं वो जो हमारी कई प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, कई प्रकार के प्रवासी पक्षी हैं, जैसे कि साइबेरिया से जो लंबी दूरी तय करके प्रवासी पक्षी आते हैं, उनको एक तरीके का आवास ये प्रदान करते हैं। मिडिल एशिया से बहुत सारे पक्षी हैं ऐसे जो उड़ उड़ के मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया करते हैं, तो उनको संरक्षण प्रदान करने का एरिया है। ऐसी चीज़ों को हम पक्षी अभयारण्य या अन्य कोई एरिया डिक्लेयर कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि इनका संरक्षण अच्छे से हो पाएगा और मानव गतिविधियाँ इसमें रुकेंगी। फिर अगला टॉपिक है हमारा देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक। 17 जनवरी 2022 को गुजरात हाई कोर्ट में भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MR शाह व जस्टिस बेला त्रिवेदी के साथ साथ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया। हाल के समय में राज्य की अदालतों में भी ई-सुविधा का दायरा बढ़ा है, जिसमें ई-कोर्ट फीस समेत अन्य सेवाएं ऑनलाइन डिजिटाइजेशन से उपलब्ध हैं। इसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और आसान बना है। अब ये डिजिटल जस्टिस क्लॉक क्या है, दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये एक तरीके की आउटडोर डिस्प्ले LED वॉल है। इसमें क्या होता है कि जो भी लंबित मामले हैं तो उनकी जो निपटारे की जानकारी है वो लगातार दर्शाई जाती रहेगी इसमें। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट का जो वर्क है वो और भी आसान हो जाएगा। बस इसमें एक काम करना ज़रूरी है कि जैसे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इसका जो एक्सपीरियंस होगा इसको अप्लाई करने के बाद, तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन है, एक जो बैलेंस है वो बना रहे, वो एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जस्टिस क्लॉक देश की पहली बन चुकी है। अगला टॉपिक है हमारा औषधीय पादप गुग्गल। नाम क्या है?
गूगल IUCN के रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल। संकटापन्न का मीन्स होता है इंडेंजर्ड। तो कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है तो उसको IUCN अपने रेड डेटा बुक में लिस्ट में उसको शामिल कर लेता है। IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उनमें कई चीज़ों को शामिल किया गया है। उसमें से गूगल का भी पौधा है जिसे IUCN ने रेड डेटा लिस्ट में शामिल किया है। ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। गूगल जो है वो हो चुका है रेड। कैसा? गूगल क्या हो चुका है? रेड हो चुका है। गूगल एक औषधीय पादप है जिसे IUCN ने हाल ही में रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल किया है और यह अधिकांशतः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। एक तरीके का ये पौधा है जो सूखे क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। ये एक औषधीय पौधा है। सबसे खास बात ये है क्यों इसको बचाना ज़रूरी है। कई तरीके की इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसका यूज भी होता है, लेकिन अब ये क्या है, विलुप्ति के कगार पर है, इसलिए इसको जो है शामिल किया गया है रेड डेटा बुक में। इसका अगर वानस्पतिक नाम की बात की जाए इसके तो कैमीफोरा वीटी इसका वानस्पतिक नाम है और ये पाया कहाँ जाता है, ये राजस्थान की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों इसका दोहन होता है? इससे निकाली जाती है गोंद। आपने गोंद सुना होगा, पौधों से जो निकाली जाती है, तो उसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। इसकी वजह से ये नष्ट होता जा रहा है। जैसे किसी चीज़ का जब ज़्यादा यूज होने लगता है तो फिर उसकी कमी हो जाती है और फिर वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि गोंद को ज़्यादा इससे प्रोड्यूस करने के चक्कर में लोगों ने इसका इतना दोहन किया कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में शामिल हो गया है। 2008 में राजस्थान में चलाए गए गूगल बचाओ अभियान। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान में इसको बचाने के लिए अभियान तक चलाया गया, गूगल बचाओ अभियान, एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग के प्रयास के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों में इस पौधों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब कोई अभियान चलता है किसी भी चीज़ को बचाने के लिए तो उसकी संख्या में वृद्धि होना निश्चित है। तो ऐसे पर्यावरणीय और कुछ जीव जंतुओं को बचाने के लिए अभियान चलाते रहने चाहिए ताकि हमारी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च हुआ है। क्या है ये बर्ड एटलस जानते हैं? हमारे देश की बात है, केरल की बात है और ये एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया है और ये बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। क्या होता है इसमें? केरल बर्ड एटलस भारत का अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है जिसके तहत ठोस आधारभूत लाइन डेटा तैयार किया गया है जिससे ये पता चल सके कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनकी आबादी ज़्यादा है अथवा कम। बेसिकली एटलस क्या बताता है? एटलस एक तरीके की मैपिंग सिस्टम को बताता है जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप एटलस देखते हैं अगर वर्ल्ड मैपिंग में या फिर इंडिया के मैपिंग में, तो कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं उन चीज़ों को डिक्लेयर करता है। तो बर्ड एटलस का मतलब हुआ पक्षियों की जो विभिन्न प्रजातियाँ, कहाँ पर कौन कौन से प्रकृति के पक्षी हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो ये एक तरीके का बर्ड एटलस हुआ। लॉन्च कहाँ किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है और इसकी कुछ खास बातें हैं जैसे कि इसमें लगभग 361 प्रजातियों के 3 लाख रिकॉर्ड रखे गए हैं और 94 तो ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर स्पीसीज़ हैं पक्षियों की। और उसके बाद 110 कुछ कॉमन स्पीसीज़ रखी गई हैं और 44 तो वेरी कॉमन स्पीसीज़ हैं और उसके बाद 10 जो हैं प्रचुर प्रजातियां हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऐसी भी प्रजातियों को यहाँ पर शामिल किया गया। अब जैसे पक्षियों के बारे में मौसम के अनुसार भी चेंजमेंट होता रहता है, तो यहाँ पर ये भी देखा गया कि पक्षियों के आकलन जब किया गया तो जैसे देखा गया कि वेट सीज़न की तुलना में जो ड्राई सीज़न होगा उसमें पक्षियों की संख्या ज़्यादा पाई गई। तो इस तरीके की रिसर्च सामने आएंगी इसमें, तो इस बर्ड एटलस से काफ़ी लाभ होगा। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पक्षियों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है और अपने आसपास एग्जाम्पल देख सकते हैं आप गौरैया का, जो कि अक्सर मिल जाती थी घरों में, अब आसपास देखने को नहीं मिलती। और अगर बात की जाए कि इस बर्ड एटलस में कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन से एरिया में कितने सारे पक्षी हैं क्या नहीं है, तो इसके लिए कुछ एंड्रॉयड GPS सिस्टम एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा
उसमें सर्वे होगा, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग तैयार की जाएगी। इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर है कि दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गई। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। 15 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ने 16वें सत्र के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में जो शामिल होते हैं उनमें से कुछ मूर्त चीज़ें होती हैं, जैसे कोई इमारत, कोई जगह, कोई स्थान, और इसी के साथ साथ इसकी कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें भी हैं जिनको भी लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो उसी में शामिल की गई है कोलकाता की दुर्गा पूजा। ये बहुत ही अच्छी बात है। कल्चर को मेंटेन रखने की एक ये पहल है। इस समिति ने दुर्गा पूजा की उस पहल की प्रशंसा की है जिसके माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समूहों या व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा भी मिलती है। दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद भारत की अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत में अब कुल मिला के 14 ऐसे सांस्कृतिक विरासत हो गए हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए हैं और अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब वो कोई स्थान या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम छू सकें। वो जिनको शामिल किया गया है वो हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं। तो ऐसे कल्चर्स को शामिल किया गया जैसे दुर्गा पूजा, और भी कई सारे हैं। और अगर बात की जाए कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे नवरोज़ का त्यौहार है, नवरोज़ का त्यौहार इसमें शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ जो योग होता है, योग 2016 में योगा को जो है उसमें शामिल किया गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में, और 2017 में कुंभ मेला को, 2016 में योग को और नवरोज़ को भी इसमें शामिल किया गया। एक न्यूज़ इसके विषय में और है कि अभी रिसेंटली इसका 16वां सत्र हुआ था 13 से 18 दिसंबर के बीच 2021 में पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को का 16वां सत्र कब आयोजित हुआ तो याद रखेंगे दिसंबर 2021 में फ्रांस में, पेरिस में। तो ये थे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डेटा। तो ये सभी आपका पूरे ईयर का रिवीजन हो जाएगा और साथ में कुछ नए चीज़ें भी जो आपको मालूम चलेंगी वो भी कवर हो जाएंगी। अभी हम बिल्कुल जनरल न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम ये टॉपिक वाइज आपका नेशनल हो गया। इसके बाद हम कवर करेंगे इंटरनेशनल जितनी भी घटनाएं हुई हैं, फिर जितनी भी आर्थिक घटनाएं हुई हैं उनका एक कंपाइलेशन रहेगा, यूपी स्पेशल का अलग कंपाइलेशन रहेगा, जितने भी चर्चित व्यक्ति हुए हैं, जो भी चर्चित स्थान हैं, जितने भी निधन हुए हैं, जो भी सम्मेलन आयोजित किए गए, महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई हैं, और जो आयोग बने या विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी चेंजमेंट हुए, स्पेस के क्षेत्र में हुए, और डिफेंस सिस्टम और बुक्स हो गई जो इम्पोर्टेंट, फिर जितने भी पुरस्कार सम्मान दिए गए, और जो भी स्पोर्ट्स का एरिया है उसमें जो भी चेंजमेंट हुए, इन सभी के बारे में एक डिस्कशन किया जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा, साथ में चीज़ों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज भी मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Thank you guys, hopefully you like the video and subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching.